गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज हम 11th क्लास के सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। हमने इससे पहले 11th क्लास का एक लेक्चर पढ़ा था जिसका नाम था प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया था, तीन भागों में डिवाइड किया था, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट बताया था मैंने कि सेल में जो भी चीज़ स्टोर होती है उसको स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी फ्रूट्स वगैरह है, कोई जो एल्गी के जो प्लांट्स है, एल्गी प्लांट्स है, या कोई जो पत्तियां है वो हरे रंग के अलावा दूसरे रंग की जितनी भी होती है, ठीक है, तो वो कलर किसकी वजह से आता है? वो कलर आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो प्लांट में दो प्लास्ट हमने पढ़ लिए, दो प्लास्टिड पढ़ लिए। एक जो फूड स्टोर करता है वेदर इट इज़ प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, और एक जो प्रोटेक्शन करता है यूवी रेज से। इसके अलावा प्लांट में हरे रंग को बनाने वाला पिगमेंट्स और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाला पिगमेंट्स और उसकी जो बॉडी है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 11th क्लास के बच्चों की एक डिमांड है कि हितेश सर आप बायोलॉजी के अंदर सेकेंड चैप्टर की वीडियो बनाओ। सेकेंड चैप्टर का मतलब जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है। तो मैं आप सब बच्चों को यही कह रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट का वीडियो बनाने के बाद मैं सेकेंड चैप्टर का वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले बैक्टीरिया पढ़ाऊँगा। उसके बाद में बैक्टीरिया के बाद में आपको पढ़ाऊँगा प्रोटिस्टा जगत यानी प्रोटिस्टा किंगडम, उसके बाद फंजाई, फिर वायरस और लाइकेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पढ़ाने के बाद फिर मैं उसके बारे में डिस्कस शुरू करूँगा। तो आज का अपना लेक्चर है क्लोरोप्लास्ट। इस लेक्चर को ढंग से पढ़ते हैं, उसके बाद में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हमारे शरीर के अंदर एक मतलब प्लांट शरीर के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ जो है प्लांट शरीर के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ जो है बॉडी है जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो प्लांट्स में अलग अलग तरह के जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो आपने 9th-10th की किताबों में भी पढ़ा है, या हमने 11th के अंदर जो है, या हमने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वगैरह या किसी भी सोशल मीडिया पे हमने इस बात के बारे में डिस्कशन किया है। मोस्टली 9th क्लास के अंदर सेल बायोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने सेल बायोलॉजी में एक ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको दो नाम दिख रहे हैं, एक तो है एक तो आपको नाम दिख रहा है क्लोरो और एक नाम दिख रहा है प्लास्ट। ठीक है, अब ये जो दो नाम है, अब जो पहला नाम है प्लास्ट, ठीक है, ये जो प्लास्ट नाम दिख रहा है, इस प्लास्ट का मतलब तो होता है प्लास्टिड, इसका मतलब क्या है? प्लास्टिड। और जो क्लोरो नाम आया है, इस क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन कलर। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट की पत्तियों का रंग हरा बनाती है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, तो उसके नाम के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब सुनो, क्लोरोप्लास्ट से एक तो पता चल गया कि पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट का रहा है, क्योंकि क्लोरो का मतलब ही क्या होता है? हरा। लेकिन अब ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पत्तियों का रंग हरा ही नहीं करता, इसका मेन काम है प्लांट के अंदर फूड बनाना। देखो, हम लोग जैसे ह्यूमन की बात करें, एनिमल की बात करें, वी ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लाइक प्लांट्स, बट इन केस ऑफ प्लांट दे सिंथेसाइज देयर फूड इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लांट्स, पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने रिएक्शन भी पढ़ी थी। ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताता हूँ मैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन थी कि 6CO2 प्लस 12H2O गिव राइज टू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, ये आपको जो रिएक्शन दिख रही है, इस रिएक्शन को कहते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। इसका नाम है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन की अगर बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर आपको बाहर से प्लांट
जो है दो चीज़ें लेता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो पेड़ पौधे बाहर से क्या ले रहे हैं, CO2, और एक पेड़ पौधे बाहर से लेते हैं वाटर। ठीक है, CO2 उनको हवा से मिलती है, वाटर इनको जो है ज़मीन से मिल जाता है, जाइलम के थ्रू ऊपर चला जाता है। ये दोनों ही चीज़ें बाद में कन्वर्ट हो जाती है और एक फूड बनाती है, वो बनाती है ग्लूकोज। इस फूड को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब ये जो फूड बना है, ग्लूकोज जो बना है, ये उनके अंदर एनर्जी देता है, और किस रूप में देगा, ये ग्लूकोज जो है बाद में सुक्रोज बना सकता है, और ये सुक्रोज जो है वो प्लांट्स के हर भाग में ट्रांसपोर्ट होकर के एनर्जी देगा, और बचा हुआ सुक्रोज स्टार्च बनाएगा। ये सारी कहानी फोटोसिंथेसिस से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से भाग में होता है? ये भाग और कोई नहीं है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर ही होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है ग्रेना। ठीक है, ग्रेना। और इस ग्रेना के अंदर पेड़ पौधे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वाटर लेते हैं, और वाटर को किस में बदलते हैं, ऑक्सीजन में। अब वाटर ऑक्सीजन में बदल गया, और ये सारा काम लाइट की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर क्या आएगी, लाइट आएगी। उसके बाद जैसे ही वाटर ऑक्सीजन में बदल गया, फिर पेड़ पौधे बाहर से क्या लेते हैं, CO2। ये CO2 प्लांट के दूसरे भाग में जाती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो सेकंड भाग है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर ये CO2 जाती है और फिर क्या बनाती है, और फिर इसके बाद में ये बनाती है ग्लूकोज। क्या बनाती है, ग्लूकोज। तो ये सारी कहानी जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। हम क्लोरोप्लास्ट का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन की क्लोरोप्लास्ट को लेके कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या बातें बताई। तो देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया सिम्फर। सिम्फर ने क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की। मैंने पहले ही बताया था, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में एक प्लास्टिड है, और प्लास्टिड की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, सिम्फर ने। एक साइंटिस्ट थे एरेरा, जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि ये ग्रीन बॉडी है जो प्लांट में पाई जाती है। मेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया। एक साइंटिस्ट है मैंके। मैंके ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक टर्सरी मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की जिसका नाम था थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हिल ने बताया था लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी पेड़ पौधे लाइट की प्रेजेंस में वाटर को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, साथ ही साथ ATP बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि लाइट को यूज़ नहीं करने वाले, जब प्लांट लाइट का यूज़ नहीं करते हैं या लाइट के बिना जब वो ग्लूकोज बनाते हैं, तो इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। ब्लैकमैन वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को नाम दिया लाइट रिएक्शन और एक को नाम दिया डार्क रिएक्शन। तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस को दो भागों में डिवाइड करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, ब्लैकमैन। उसके बाद में फिर आए एमर्सन। एमर्सन ने फोटो पिगमेंट सिस्टम की डिस्कवरी की। फोटो पिगमेंट सिस्टम का मतलब ऐसे पिगमेंट सिस्टम जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं फोटो पिगमेंट सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम जो प्लांट के अंदर लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और उसके बाद में ATP बनाते हैं, उनको कहते हैं फोटो पिगमेंट सिस्टम। प्लांट के अंदर इनको कुछ किताबों में क्वांटासॉम भी लिखा हुआ था। पहले इनको क्वांटासॉम कहते थे। ये PS फर्स्ट और PS सेकंड तरह के होते हैं और ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद आर्नन ने फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में ATP बनाना। जब लाइट की प्रेजेंस में ATP बनाई जाती है तो इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बनाई जाती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगी। केल्विन और बेंसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्क रिएक्शन का एक स्टेप डिस्कवर किया था जिसको कहते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डार्क रिएक्शन जो है वो 3 टाइप से चलती है, C2 साइकिल, C3 साइकिल और C4 साइकिल। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपाउंड they are categorized into different types of name. For examples, if a first stable product is formed as 3 carbon, then it is called C3 cycle. First stable product will form as 4 carbon, then it is called C4 cycle. हैच और स्लैक ने वैसे ही C4 साइकिल की डिस्कवरी की थी। प्लांट में जब C4 साइकिल चलता है तो पहला जो स्थायी उत्पाद है वो 4 कार्बन का बनता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसका नाम C4 साइकिल दिया है। वैकेनरोडर ने कैरोटिनॉइड की डिस्कवरी की। कैरोटिनॉइड एक लिपिड बॉडी है, एक वसा से बनी हुई बॉडी है जो प्लांट्स के अंदर भूरा रंग, पीला रंग वगैरह बनाती है। उसके बाद में वॉन सैक ने बताया कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स की सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि जो ग्रीन जो ऑर्गेनल्स है वो क्लोरोफिल नहीं होता, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है।
फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटिन नाम के साइंटिस्ट है, मेरेस्कोवस्की। कॉन्स्टेंटिन मेरेस्कोवस्की नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1905 के अंदर ये बताया था कि क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन जो है वो बैक्टीरिया से होती है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ के ठीक आगे एक साइंटिस्ट का नाम लिखा मर्गुलियस। मर्गुलियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों एक्चुअल में सेल के ऑर्गेनेल्स नहीं थे, ये दोनों एक्चुअल में जो है वो बैक्टीरिया थे। बट एंडोसिम्बायंट थ्योरी ने ये कहा कि ये बैक्टीरिया जो है वो एक टाइम के बाद यूकैरियोटिक सेल में चले गए, और उन्होंने जो है अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑक्सीडेटिव, तो उन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वास लेना शुरू किया, और अगर ये बैक्टीरिया है तो इन्होंने जो है मतलब साइनोबैक्टीरिया है या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। ये समझो, मैं आपको एक स्लाइड के ऊपर अलग से बताता हूँ। देखो, हमारे पास दो बैक्टीरिया है, ध्यान से समझते। ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है एरोबिक बैक्टीरिया। इसको स्लाइड से समझते, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वास लेता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वास लेता है। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वास लेते हैं। अब बैक्टीरिया सारे कौन सी सेल होती है? बैक्टीरिया के सारे बैक्टीरिया कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, ये अपने पास दूसरी वाली सेल है जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। अब होता क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है, इस टाइप से एक कैविटी बनती है, और ये इंडेंटेशन बन जाता है, और इंडेंटेशन बनने के बाद में फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद ये जो बैक्टीरिया है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए। ये हमारे पास कौन सी सेल है? ये हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक टाइम था जब यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं था या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, तो हुआ क्या कि एरोबिक बैक्टीरिया जो हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो श्वास लेने वाले बैक्टीरिया थे वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए, और जैसे ही अंदर चले गए तो इन्होंने अपने आप को क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था, वायवीय श्वसन कर रहा था, तो सेल भी क्या करने लगी? वायवीय श्वसन। इसी प्रकार सेम कंडीशन बैक्टीरिया के साथ, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के साथ हुई। एक और बैक्टीरिया हमारे पास है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन उनमें वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो सल्फर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन बनाने वाला जो बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है और वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन बना सकता है, एक टाइम के बाद ये बैक्टीरिया भी कहाँ चला गया? यूकैरियोटिक सेल के अंदर चला गया, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने के बाद फिर इसने अपने आप को क्या बना दिया? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब कोई ना कोई तो वजह होगी कि ये बैक्टीरिया सेल के अंदर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई तो वजह ऐसी होगी कि यूकैरियोटिक सेल जो है, जो ये वाली सेल है, इसकी वजह से इन दोनों को क्या मिलता है? फ़ायदा। और कोई ऐसी वजह भी होगी कि यूकैरियोटिक सेल को इनकी वजह से क्या मिलता है? फ़ायदा। मतलब ये समझो कि यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया से फ़ायदा हो रहा है, और बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक सेल की वजह से फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने बताया भी था क्लास में कि जब दो ऑर्गेनिज्म या दो कोई भी ऐसी चीज़ें, दो सेल आपस में जुड़ती है और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, तो उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। तो ये जो रिलेशन है इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। और इस सिम्बायोसिस के लिए क्या हो रहा है? ये जो बैक्टीरिया है, भले वो एरोबिक बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों ही सेल के अंदर जा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम दे दिया एंडोसिम्बायोसिस। क्या नाम दे दिया? एंडोसिम्बायोसिस। और ये थ्योरी क्या कहलाई? एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ठीक है, तो एंडोसिम्बायंट थ्योरी जो है वो ये कहती है कि एक टाइम पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया सेल के अंदर चले गए, और रेस्पेक्टिवली इन्होंने जो है रेस्पिरेशन करना शुरू कर दिया और फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, और इस वजह से धीरे धीरे जो है इस प्रोसेस का नाम जो है अलग दे दिया, एंडोसिम्बायंट थ्योरी। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में सेल के ऑर्गेनेल्स नहीं थे, ये बैक्टीरिया थे, और यही कारण है कि ये
बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिजन कर सकते हैं। यही कारण है कि इनमें बैक्टीरिया की तरह डीएनए होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा डीएनए होता है। इनमें 70 राइबोसोम, ये सब एविडेंस है। अगर आपको पूछे कि ऐसा क्या एविडेंस है जिससे पता चले कि बैक्टीरिया की जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट है वो एक समय पहले बैक्टीरिया थे, तो नो डाउट बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें 70 राइबोसोम, डीएनए एज न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। सेम कंडीशन, सेम टाइप्स ऑफ कैरेक्टर आल्सो फाउंड इन सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट, एंड दैट इज द रीजन कि हम ये पता कर सकते हैं या हम ये बता सकते हैं कि बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट वास्तव में क्या है, बैक्टीरिया। इसका मतलब इनका जब माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया बनता है तो ये बिल्कुल बाइनरी फिजन दर्शाते हैं, और नया नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है वो बिल्कुल किसके जैसा बनता है, पुराने। तो ये बात एक्चुअल में किसने बताई थी, ये कॉन्स्टेंटिन मेरेस्कोवस्की ने और उसके बाद मर्गुलिस ने बताया था। एक साइंटिस्ट थे जैन इंजनहॉर्च, इन्होंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑक्सीजन बना सकता है इन सनलाइट। जब अभी बताया था कि सनलाइट जब भी आएगी तो ऑक्सीजन बना सकते हैं वाटर को तोड़ के। ये सारी कहानी हमने बताई। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट्स होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, और ये पिगमेंट जो है पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है। जीके में फेमस क्वेश्चन यही पूछा जाता है, या बायोलॉजी में नीट में भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, जिसकी डिस्कवरी जो है वो पेलेटियर और कैवेंटो ने की। दो साइंटिस्ट और आए, विल स्टार और स्टैनली, एक और साइंटिस्ट थे इसके साथ स्टैनली। इन्होंने क्लोरोफिल की केमिकल स्ट्रक्चर बताई। केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्लोरोफिल दिखता कैसा है, उसमें हेड है, टेल होता है, उसके अंदर जो है फाइटोल रिंग होती है, उसके अंदर जो है पायरोल रिंग भी पाई जाती है, इस टाइप से। तो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स क्लोरोफिल में पाई जाती है। उसके बाद हैंस फिशर जो है उन्होंने पोर फायरिंग कंपाउंड के बारे में बताया। पोर फायरिंग कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल के अंदर, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल के अंदर सेंटर में तो क्या होता है, मैग्नीशियम, और साइड में होते हैं 4 नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन अलग अलग तरह से ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पोर फायरिंग कंपाउंड। पोर फायरिंग कंपाउंड, ठीक है। तो क्लोरोफिल का जो हेड वाला भाग है उसमें सेंटर में मैग्नीशियम होता है, साइड में 4 नाइट्रोजन होते हैं, और फिर अलग अलग तरह की रिंग बनती है, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। ये पूरी स्ट्रक्चर एक रिंग बनाती है जिसको पोर फायरिंग रिंग कहते हैं। हमारे हीमोग्लोबिन में भी सेम पोर फायरिंग रिंग पाई जाती है, बस फ़र्क इतना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर मैग्नीशियम की जगह क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है पॉल कैरर, इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर्स बताई कैरोटिनॉइड्स और विटामिन ए की। विटामिन ए जिसको कैरोटीन भी कहते हैं, कैरोटीन इज द पार्ट ऑफ कैरोटिनॉइड, तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, ठीक है। फिर पार्क और बिगिंस नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोटोसिंथेटिक पार्टिकल्स यानी थाइलेकोइड्स के बारे में बताया, थाइलेकोइड्स के ऊपर फोटोसिंथेटिक पार्टिकल्स के बारे में बताया जिसको क्वांटासोम कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि क्वांटासोम एक्चुअल में थाइलेकोइड्स के ऊपर पाए जाने वाले पार्टिकल्स। अब थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, तो देखो जैसे ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ऐसी बॉडी पाई जाती है, इस टाइप की। ये जो बॉडी है इस बॉडी को कहते हैं हम थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड्स की अगर बात करें, इस थाइलेकोइड्स को अगर हम जूम करें तो ये थाइलेकोइड्स है, जैसे इस थाइलेकोइड्स जो है इसके ऊपर छोटी छोटी बॉडी पाई जाती है, इस टाइप की। ये जो बॉडी है, इन्हीं बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं, क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। अभी बताया मैंने कि पहले की किताबों में इनको क्वांटासोम माना है, और अभी इसी बॉडी को जो है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड नाम दे दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्वांटासोम क्या है, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड का ग्रुप होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करता है और फिर एटीपी बनाने में मदद करता है। तो क्वांटासोम एक्चुअल में ये फोटो बॉडी है, फोटोन को एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी है। पॉन नाम के साइंटिस्ट ने क्वांटासोम नाम दिया। रीस और प्लाउट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीडीएनए बताया। पीडीएनए का मतलब होता है प्लास्टिडियल डीएनए, इसको हम कहते हैं प्लास्टिडियल डीएनए। प्लास्टिडियल डीएनए ये वो डीएनए होता है जो क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है
वो क्या होता है, उसके बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो हर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होता है, आपको तो पता ही है कि प्लांट एनिमल दोनों में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल भी अलग अलग शेप में होती है, सेल के ऑर्गेनल्स भी अलग अलग शेप में हो सकते हैं। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला शेप है गर्डल शेप। गर्डल शेप इस टाइप का शेप होता है, इस प्रकार से। ये जो एच आकृति दिखती है, ये शेप जो दिख रहा है इसका नाम है गर्डल शेप। ये शेप आपको किस में देखने को मिलेगा, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है, यूलोथ्रिक्स एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गा है, या हम कह सकते हैं हरा शैवाल है, ठीक है। और उसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। यूलोथ्रिक्स की अगर सेल की बात करें तो उसका क्लोरोप्लास्ट मेखलाकार होता है या गर्डल शेप होता है। दूसरा जो शेप दिख रहा है वो है कप शेप। कप शेप का मतलब है क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ऐसे कप जैसा दिखेगा, ऐसा। इस टाइप का जो शेप है वो आपको क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलेगा और वॉलबॉक्स। क्लेमाइडोमोनास के बारे में आपने पढ़ा भी है। क्लेमाइडोमोनास इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा एक हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है। उसके अंदर आपको क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स भी पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, पायरिनॉइड। तो पायरिनॉइड क्या है, तो पायरिनॉइड स्टार्च को स्टोर करने वाली बॉडी है, ठीक है, फूड को स्टोर करने वाली बॉडी है जो आपको एल्गी में देखने को मिलती है, ठीक है। थर्ड नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो है स्टिलेट। स्टिलेट का मतलब होता है स्टार शेप। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्टार शेप होता है, इस टाइप से तारे की आकृति के होता है। ये आपको जिग्नीमा नाम के शैवाल में, ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है स्पाइरल या रिबल शेप, एकदम सर्पिलाकार, ठीक है। इस टाइप का जो शेप दिखता है, इस टाइप का, तो ये जो शेप है वो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। ये आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलेगा। ये भी एक एल्गी, सारे नाम एक्चुअल में एल्गी के होते हैं। उसके बाद में रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है इस टाइप से एक नेटवर्क जैसा होगा, इस प्रकार से आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ऐसे। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, ये शेप जो है इसको कहते हैं जालिकावत या रेटिकुलेट, नेट लाइक, एकदम नेट जैसा। ये आपको दो एल्गी में देखने को मिलेगा, ईडोगोनियम और हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का शेप हो गया। अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग शेप पाए जाते हैं। इसके अलावा भी शेप है, जैसे प्लेट लाइक, बिल्कुल अपने खाना खाने की जो प्लेट होती है उस टाइप का जो है। तो ये आपको कुछ एल्गी में और मॉस में देखने, मॉस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसके अलावा हॉर्सशू शेप, कुछ क्लोरोप्लास्ट जो है वो घोड़े के पैर जैसे दिखते हैं, इस टाइप के दिखते हैं, इस टाइप के, ठीक है। तो ये आपको कुछ एल्गी में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद में डिस्क शेप, ये बिल्कुल वही है जो मैंने ऊपर बताया, प्लेट जैसे या डिस्क जैसे, ओवल शेप जिसको हम कह सकते हैं, ये हायर प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात हो गई। शेप के बाद में ओरिजिन, तो ओरिजिन के बारे में अभी बताया था कि क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन किससे हुई है, बैक्टीरिया से हुई है। बैक्टीरिया कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन बना सकता है, ठीक है। इसका मतलब बनने वाले जो दूसरे क्लोरोप्लास्ट है वो भी उसके पुराने क्लोरोप्लास्ट से बनेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया भी नया बैक्टीरिया बाइनरी फिजन द्वारा, द्विविखंडन द्वारा बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी तो बैक्टीरिया ही है, इट विल मेक न्यू बैक्टीरिया, मेक न्यू क्लोरोप्लास्ट बाय बाइनरी फिजन। फिर बात करते हैं नंबर की। नंबर्स की बात करें तो देखो अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स जो कि ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गी और वॉलबॉक्स, ये तीनों ग्रीन एल्गी, इनकी एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्योंकि इनको इतनी नीड नहीं होती। जिग्नीमा के अंदर 2 क्लोरोप्लास्ट, स्पायरोगायरा में 2 से 16 हो सकते हैं। उसके बाद कारा में 20 से 40 हो सकते हैं और हायर प्लांट्स के अंदर ओवर का मतलब 40 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया क्लोरोप्लास्ट का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके बाद में शेप और उसके बाद में उसके नंबर्स, ठीक है। मेरी अगली क्लास, अगला जो लेक्चर्स होगा उसके अंदर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, उसके अंदर पीडीएनए क्या होता है, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है ये पढ़ेंगे। फिर मैं इसके अंदर बताऊंगा, जैसे मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट के 2 मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा क्या चीज़ होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के थाइलेकोइड्स होते हैं। फिर उसमें थाइलेकोइड्स में 2 टाइप होते हैं, एक ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा लैमेली होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं फाइनली आपको क्वांटासोम के बारे में पढ़ाऊंगा।
क्वांटरसोम अभी बताया था कि थाइलेकोइड के ऊपर एक येलो कलर की बॉडी होती है, ठीक है। क्वांटरसोम एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, और उस क्वांटरसोम में क्लोरोफिल जो है वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए क्या होता है, क्लोरोफिल बी क्या होता है, क्लोरोफिल सी और डी क्या होता है, क्लोरोफिल ई और एफ क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, और इस लेक्चर्स के जस्ट जो बैक टू बैक मैं इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मैं आधा अधूरा लेक्चर देता हूँ तो फिर उससे डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए मैं जब तक कोई भी टॉपिक पूरा नहीं होगा तब तक मैं उसका लेक्चर कंटिन्यू बनाऊँगा, ताकि आपको इस बात का बेनिफिट मिले कि आपका कोई भी एक टॉपिक जो है वो बेहतरीन तरीके से पूरा हो। ठीक है, धन्यवाद।